नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं संजय गांधी डेयरी संस्थान पटना में, जहां पर हमारे साथ हैं डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर संजीव कुमार सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेडिकल माइक में। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज मेरा आपसे ये पहला सवाल है कि दूध की गुणवत्ता को जो है बनाए रखने के लिए हाँ, किन किन जो है कारकों से, उनके क्या क्या कारक होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दूध बहुत ही जल्दी खराब होने वाला पदार्थ है। तो दूध की गुणवत्ता शुरू में ही जो फार्म लेवल से दूध का कलेक्शन होता है, वहाँ पे ही किस तरह से दूध का उत्पादन हुआ है और किस तरह से कलेक्शन हुआ है, उस पे दूध की गुणवत्ता आधारित है। जैसे ऐसे तो दूध की गुणवत्ता जो है ब्रीड के आधार पे, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में साहिवाल, थारपारकर, गिर वगैरह की गाय है, उन्नत नस्ल की गाय, उसकी गाय का जो दूध का जो कंपोजिशन है, संगठन फैट, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह का जो है, उसका विदेशी नस्ल की जो गाय है उससे भिन्न है, उसका अलग है। और वही क्रॉस ब्रीड का गाय है जो हमारा देसी नस्ल है और हमारा जो स्वदेशी नस्ल की उन्नत नस्ल उससे क्रॉस करके जो गाय तैयार हुआ वो क्रॉस ब्रीड हुआ। तो वो ब्रीड का दूध है सो मिक्स है, उसका दूध उत्पादन तो हमारा ठीक है बढ़ जाता है, लेकिन दूध की गुणवत्ता जो है हमारा उन्नत नस्ल की जो देसी गाय है उसके जैसा नहीं रहता। मतलब उसके कंपोजिशन में माने वेरिएशन होता है, उसके लैक्टोज में, उसके प्रोटीन में, उसके फैट परसेंटेज में, सभी में अंतर होता है। तो एक तो ब्रीड का प्रकार पे निर्भर करता है। उसी तरह से आपको जैसे काउ मिल्क है, तो कैटल का जो ब्रीड है, मतलब उसके विद इन द ब्रीड भी अंतर होता है। जैसे गाय है तो गाय का जैसे मैंने बताया, बेफेलो है तो बेफेलो का जैसे जो ब्रीड है, जैसे मान लीजिए कि भदावरी गाय है, भदावरी भैंस है और मुर्रा बेफेलो है, तो उसका दूध का फैट ज़्यादा होगा, लेकिन भदावरी का फैट जो है 14%, 16%, 18% तक भी गया है ना। तो उसका कंपोजिशन में अंतर आएगा। जैसे भैंस ही है लेकिन उसके दूध में जो टोटल सॉलिड है वो बहुत ज़्यादा है ना, और उसके नस्ल के पर हाँ, बहुत ज्यादा नस्ल पे भी अंतर पड़ता है। उसके अलावा दूध की गुणवत्ता जो बहुत बड़ी चीज़ है वो हमारा फीड है ना। जितना ज़्यादा अच्छा गुणवत्ता का फीड रहेगा, अगर मान लीजिए आपका फीड है और वो कंटामिनेटेड हो जाता है किसी भी स्टेज पे, खास करके बरसात के दिनों में, तो आपको माने अच्छे उसमें जो फंगस लग जाता है, उसमें जो क्या कहता है जीवाणु आ गया है, तो उसमें आपके दूध की गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी। उसी तरह से मान लीजिए आप चारा दाना जो देते हैं, और जो आप चारा दाना देते हैं जो हमारा फसल है, और उसी से दाना मिक्सचर बनता है, जो संतुलित आहार या आहार जो देते हैं पशुओं को, उसी से बनता है। अगर आपने खेती में उसको मैंने कहने का मतलब चारा उत्पादन में आपने अगर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया है ना, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, अगर बायो बेस्ड नहीं है और केमिकल पेस्टिसाइड है, तो उसका अंश जो है रासायनिक उर्वरक का अगर उपयोग करेंगे तो उसका असर जो है गाय के दूध पे जरूर पड़ेगा। रासायनिक उर्वरक से तो खैर उसमें क्या कहता है सॉइल के अंतर पड़ेगा, लेकिन उसी के साथ साथ आपके वो पौधे पे भी अंतर पड़ेगा। अगर हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो ऑर्गेनिक कहलाएगा, वही केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो पूरी तरह से नहीं है। तो उसी तरह से हमारा क्या है कि जो चारा है, अगर हम जैसे पेस्टिसाइड वगैरह क्यों लगाते हैं, जब हमारा चारा में रोग लग गया, फूल ग्रोथ नहीं हो रहा है ना, या मकई है, मकई में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो मकई वगैरह सब चारा का चीज़ है। तो उसको है सो हम लोग को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज करते हैं फार्मर्स। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग पेस्टिसाइड को कंट्रोल करने में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, और उसी का दाना मिश्रण जब खाते हैं पशु तो उसके ब्लड में आता है, ब्लड से दूध में आता है। तो इस तरह से पेस्टिसाइड रेसिड्यू आ जाता है, जो कि एक सीमा के बाद जो है ना, हमारे दूध में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह दूध की गुणवत्ता खराब होती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारा पशु जो है किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग है, जैसे FMD है, HS है, BQ है, इस तरह के जो रोग हैं, और उसके कंट्रोल के लिए है सो अगर कोई दवा दी गई है, कोई एंटीबायोटिक दी गई है, उसे बुखार हो गया या कुछ भी हो गया उसको पशु को, तो एंटीबायोटिक अगर दी गई है तो उस एंटीबायोटिक का जो साइकिल है वो पूरा अगर नहीं होता है तो उसके रेसिड्यू है सो दूध में आ जाते हैं, है ना। किसी में 24 घंटा है, किसी में 48 घंटा है, तो वो डिपेंड करता है किस तरह से। तो अगर आप पशु को एंटीबायोटिक दिए हैं और उसका दूध अगर आप ले रहे हैं
तो उसमें भी एंटीबायोटिक रेसिड्यू आ जाएगा। तो इस तरह से दूध की गुणवत्ता मैंने प्रभावित होगी और उससे बने पदार्थ भी जो होंगे उसमें भी उसके अंश चले जाएंगे। और इस तरह के प्रोडक्ट तो विदेश में तो हम निर्यात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विदेशों में भी जो भेजना है दूध की गुणवत्ता पे ही, और दूध की गुणवत्ता पूर्ण पदार्थ ही अगर रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों को है ना हमको फुलफिल करना पड़ता है। उसको जो भी क्राइटेरिया रखा गया है उसको फुलफिल करेगा तभी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी दूध से बने पदार्थ जिसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू हो, एंटीबायोटिक रेसिड्यू हो, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, निर्यात नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे हमारा दूध है, अगर दूध को हम इमीडिएट चिल्ड नहीं करते हैं तो उसके बाद अगर उससे पदार्थ बनाएंगे तो अच्छा तो ठीक है बनेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं बन पाएगा जितना फ्रेश दूध का होता है। उसका दूध का मतलब जैसे आप ऐसे भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो फ्रेश दूध का जो पनीर बनाया आप, और अगर आप ऐसे को स्टोर दूध का रखा हुआ है चिल्ड किया हुआ बहुत लंबा, उसका बनाएंगे फटेगा नहीं, ठीक है, उसकी गुणवत्ता में कमी तो आ जाएगी, गुणवत्ता और टेस्ट में आपको अंतर फील होगा। तो इस तरह से दूध जो है ना बहुत जल्दी खराब होने वाला है। तो जितना जल्दी उसको हम प्रोसेस करके उत्पाद बनाएंगे उतना ही अच्छा है उसके लिए। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये A1 A2 मिल्क का प्रकार क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में जो भी स्वदेशी नस्ल की गाय है, उन्नत नस्ल की गाय, वो सब A2 कैटेगरी में आती है। अच्छा। और वही जो विदेशी नस्ल की गाय हैं या विदेशी नस्ल के सांड से हमारी क्रॉस करके जो तैयार किया गया है क्रॉस ब्रीड, वो जो नस्ल है वो सब का दूध जो है A1 कैटेगरी में आता है। A1 जो दूध है ऐसा माना गया, वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है, अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन A2 मिल्क जो है वो है सो हमारे जो भी स्वदेशी गाय है, और आप समझिए जैसे बफेलो मिल्क है और बकरी का दूध है, ये सब पूरा सब A2 टाइप है ना। तो उसका क्या है कि जो हमारा विदेशों की जो गाय है वो बहुत ही सैकड़ों हजारों सालों से चल रहा है, तो उसमें म्यूटेशन हो गया। तो उसमें जो प्रोटीन का जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है ना अस्तर सीक्वेंस जो है वो म्यूटेट कर गया, जिसके चलते है ना वो है सो कहते हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं करता है। और हमारे गाय में ये वाला प्रॉब्लम नहीं आया है, देसी गाय में, जिसके चलते क्या है कि विदेश में भी हमारे गाय को है ना इंपोर्ट किया जा रहा है कनाडा वगैरह में, और वो अपना ब्रीड तैयार कर रहे हैं। तो A2 टाइप का जो मिल्क है उसको अगर लगातार आप पीजिएगा तो एक तो आपका ऑलवेज टेस्ट अच्छा होता है उसका, है ना, उसमें पौष्टिकता ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन भी, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा है, और भगवान ने नेचर ने जो दिया है जो उसका म्यूटेशन नहीं हुआ है जिसके चलते वो ऐसो ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा ऐसो। लेकिन ठीक है, हमारे देश में अभी ऐसो अमूल जो है A2 मिल्क का कलेक्शन कर रहा है, हरियाणा मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन भी A2 टाइप मिल्क का कलेक्शन कर रहा है ना। तो वहाँ मार्केटिंग हो रही है उसकी, और उसका कई गुना दाम भी देने के लिए लोग तैयार है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब चीज़ अच्छा है, तो इसलिए क्या है उसका बाजार में बड़ा मूल्य मिल रहा है। और हम भी सजेस्ट करेंगे कि बिहार में भी अगर A2 टाइप मिल्क का कलेक्शन अलग से हो, उसका प्रोसेस अलग से हो, तो ये बहुत अच्छी बात, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होगी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा। सर मेरा अगला और आखिरी सवाल है कि छोटे स्तर पर जो है दूध का क्वालिटी किसान भाई कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे आप देखते होंगे डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वहाँ पे दूध को है सो फैट और SNF 2 एक्सिस सिस्टम चलता है पूरे देश में। तो फैट और SNF के आधार पे उसको पैसा दिया जाता है। अगर ज़्यादा फैट है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और SNF तो उसका कॉस्ट फिक्स है, लेकिन फैट अगर वेरिएबल है तो देखिएगा भैंस का दूध है तो उसको 65 रुपये भी पड़ रहा है, और गाय का दूध है तो उसको 14 रुपये भी पड़ रहा है, मैंने 25 रुपये 26 रुपये भी पड़ रहा है मिनिमम है ना। भैंस का 70 रुपये तक गया है, तो वो फैट के आधार पे है। लेकिन दूध की गुणवत्ता जो है, अगर छोटे स्तर पे कोई डेयरी लगाया है और उसका दूध गुणवत्ता जाता है, तो एक होता है क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, तो बहुत सिंपल है। उसको छोटा सा प्रखंडी में बीकर में आपने दूध ले लिया और उसको गर्म करना है, मतलब बुनसन बर्नर पे कर लीजिए, हॉट प्लेट पे कर लीजिए, जैसे भी। तो उसमें देखिएगा जैसे ही गर्म करते हैं दूध तुरंत है सो फट जाता है, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल्स हो जाता है। तब आप समझिए कि दूध है सो मैंने इतना एसिडिक हो गया है तो किसी भी प्रकार का पदार्थ बनाने लायक नहीं है।
तो इस तरह से चारे का भी ध्यान रखना है। अगर आप दूध की गुणवत्ता बनाए रखना है तो चारा में सभी तरह का कंपोजिशन रहना चाहिए और उसी अनुसार उसके दूध की गुणवत्ता, कंपोजिशन, उसके जो विभिन्न घटक दल हैं, अवयव हैं, वो पाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए। थैंक यू।